पर यह भी आरोप लग रहा है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से खास तरह के टैक्स की भी वसूली कर रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स की नई रिपोर्ट के मुताबिक एक तेल टैंकर चलाने वाली कंपनी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से सुरक्षित निकलने के लिए ईरान को लगभग $20 लाख यानी 19 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस हफ्ते कई समुद्री जहाज और कच्चे तेल और गैस से लदे कैरियर्स ईरान के लारक द्वीप के पास से होकर निकले हैं। दावा है कि ईरान ने शायद एक खास रास्ता या कॉरिडोर ऐसा बना दिया है जिससे वही जहाज गुजर सकते हैं जिन्हें वो मंजूरी दे रहा है। लॉयड्स लिस्ट इंटेलिजेंस के मुताबिक कम से कम 9 जहाज इसी रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करके बाहर निकले और हो सकता है कि इनसे भी ईरान ने एक खास टोल टैक्स वसूला हो। ईरान ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि उसे युद्ध लड़ने के लिए पैसों की जरूरत है। यह पैसा अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से जुटा रहा है और इसके कारण पूरी दुनिया में कच्चा तेल का एक नया और भयानक संकट पैदा हो गया है। दुनिया के 21.8% कच्चे तेल का उत्पादन इन्हीं देशों में होता था जहां हमले हो रहे हैं, जहां पर सब कुछ रोक दिया गया है। कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ओमान, बहरीन। इसके अलावा दुनिया में कच्चे तेल की जो आपूर्ति होती है इसमें इन खाड़ी देशों की हिस्सेदारी है 26.6%, यानी 1/4 से भी ज्यादा। नेचुरल गैस की आपूर्ति में भी इन देशों की हिस्सेदारी लगभग 13.5% है, जिस पर अब एक ताला सा लग गया है। अगर भारत के लिहाज से देखें तो कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति रुकने से भारत सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है। भारत अपनी 42.6% एलएनजी कतर से लेता है, लगभग 10% यानी 9.7% यूएई से, 6.4% एलएनजी ओमान से आयात करता है। और यही हाल रसोई गैस का है। भारत अपनी 40% एलपीजी यूएई से, 25% कतर से, 17% कुवैत से, 16% एलपीजी सऊदी अरब से निर्यात करता है। और यही हाल कच्चे तेल का भी है। दिसंबर महीने में भारत ने अपना 24% कच्चा तेल इराक से लिया, 13.8% कच्चा तेल सऊदी अरब से लिया, 11.2% कच्चा तेल यूएई से आयात किया और अब ईरान इन सारे देशों के तेल और गैस ढांचों को निशाना बना रहा है और इन देशों से निकलने वाले समुद्री जहाजों को भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में रोक रहा है, जिससे भारत के ऊर्जा क्षेत्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, बाकी देशों में हो रहा था, लोग खैर मना रहे थे। लेकिन आज सरकार ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर ₹2.35 की वृद्धि कर दी है और ये बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू हो जाएंगी। इनमें भी भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और इंडियन ऑयल ने प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में प्रति लीटर ₹2.09 से लेकर ₹2.35 तक की वृद्धि कर दी है। ये वही पेट्रोल है जो XP95 के नाम से बिकता है। पूरे देश में जो लोग अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल में प्रीमियम पेट्रोल भरवाते हैं उनकी संख्या सिर्फ 2 से 4% है और ये फैसला अभी इन्हीं लोगों को प्रभावित करेगा। जो लोग सामान्य पेट्रोल और डीजल अपने वाहनों में भरवाते हैं उनके लिए सरकार ने अभी कोई बदलाव नहीं किया है। सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब भी पुरानी जितनी ही रहेंगी। हालांकि फैक्ट्रियों, कारखानों, औद्योगिक कामों के लिए जो डीजल इस्तेमाल होता है उसमें सरकार ने प्रति लीटर ₹22 की वृद्धि की है और इससे अब आपके घर का बजट भी बिगड़ सकता है। महंगाई बढ़ेगी। ये डीजल फैक्ट्रियों में मशीन चलाने में, बॉयलर्स में, ट्रांसपोर्ट में, कुछ उद्योगों में ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमतों में वृद्धि होने से अब फैक्ट्री में सामान बनाना महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, बिजली ऊर्जा लागत बढ़ेगी, रोजमर्रा के सामान महंगे होंगे और इससे जो महंगाई बढ़ेगी उसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहेंगे। यानी वो महंगाई जो उत्पादन बढ़ने से हुई बल्कि लागत बढ़ने से हुई है, कॉस्ट बढ़ गया है। और इससे आपको यह समझ आएगा कि यह युद्ध आपके घर तक भी कैसे पहुंच गया है। 28 फरवरी को जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तब किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था कि ईरान, अमेरिका और इजराइल की सैन्य क्षमता का सामना कर पाएगा। ज्यादातर अनुमान यही थे कि ईरान जवाबी हमले कर सकता है, लेकिन 2 इतने बड़े परमाणु संपन्न देशों के सामने उसका टिकना, वो भी इतने दिनों तक, लगभग असंभव माना जा रहा था। लेकिन ईरान ने सबको गलत साबित कर दिया है और अमेरिका के इस गुरूर को भी तोड़ दिया जो उसके हथियारों को अचूक, अजेय मानता था। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब उसके 5वीं पीढ़ी के सबसे घातक लड़ाकू विमान F-35 को उड़ान के दौरान निशाना बनाया गया है।
ईरान की IRGC ने इसका एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें साफ दिख रहा है कि अब अमेरिका का F-35 लड़ाकू विमान ईरान के हवाई क्षेत्र में जब था तब उसे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से निशाना बनाया गया। अब तक हम लोग सुनते थे इतने एयरक्राफ्ट को उसने मारा, वहां मारा, यहां मारा, लेकिन ये वीडियो है, वीडियो प्रमाण है। ईरान की इस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की कीमत 9 करोड़ रुपए हो सकती है, जबकि अमेरिका के F-35 विमान की कीमत जानते हैं 933 करोड़ रुपए। यानी ईरान की इस मिसाइल ने अपने से 100 गुना महंगे अमेरिकी एयरक्राफ्ट को हवा में ही हिट किया। और खुद अमेरिका की सेंट्रल कमांड का कहना है कि इस फाइटर जेट ने ईरान में अपने मिशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग की है, और क्यों की है उसका जवाब ईरान ने इस वीडियो से दे दिया है। और ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये एक प्रमाण है जो अमेरिका की एयर सुप्रीमसी को आईना दिखा रहा है। अब तक अमेरिका ने पूरी दुनिया में यही ढोल पीटा कि वो आसमान का राजा है। उसके आधुनिक लड़ाकू विमान हवा में उसके वर्चस्व का प्रतीक बन गए, और इनमें भी F-35 लड़ाकू विमान। उसके लिए यह कहा गया कि इसे दुश्मन की मिसाइलें छू भी नहीं सकती, स्टेल्थ फाइटर। लेकिन इस वीडियो को जारी करके ईरान ने यह दावा किया है कि उसने अमेरिका के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। F-35 को अब तक दुनिया का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता था। अमेरिका ने ही कहा था कि इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी इतनी श्रेष्ठ है कि दुनिया का कोई भी रडार इस विमान को आसमान में पकड़ ही नहीं सकता। इन दावों पर पूरी दुनिया ने यकीन किया। अमेरिका ने कुल 20 देशों को 1310 F-35 लड़ाकू विमान बेचे हैं। इनमें इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया, बेल्जियम, पोलैंड, सिंगापुर, जर्मनी और रोमानिया जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका ने इन देशों से 12 लाख करोड़ रुपए कमाए भी, और अब भी 16 देश इस फाइटर जेट को खरीदने के लिए अमेरिका से बात कर रहे थे। लेकिन ईरान ने अमेरिका की ऐसी क्रैश लैंडिंग कराई है कि अब पूरी दुनिया यह कह रही है कि अमेरिका के हथियार भी इनविंसिबल नहीं है। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे हराया नहीं जा सकता। लेकिन इस युद्ध में ईरान ने एक बार फिर बल्कि कई बार अमेरिकी हथियारों को बुरी तरह से पीटा है। पिछले 21 दिनों में अमेरिका के कुल 22 मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचा है। इनमें एक F-35 फाइटर जेट है जिसकी कीमत है 933 करोड़ रुपए। 3 F-15 फाइटर जेट हैं जिनमें एक की कीमत 607 करोड़ रुपए है। 6 KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट्स हैं जिनमें एक की कीमत 653 करोड़ रुपए है, और 12 MQ-9 रीपर ड्रोन्स हैं जिनमें एक की कीमत 280 करोड़ रुपए है। पिछले 8 महीनों में राष्ट्रपति ट्रंप ने 50 से ज्यादा बार अपने भाषणों में इस बात का जिक्र किया कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में कितने लड़ाकू विमान नष्ट हुए थे। यह अलग बात है कि वो नंबर बदलते रहे, लेकिन ईरान युद्ध में राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार भी दुनिया को बताया क्या कि अमेरिका के अब तक कितने लड़ाकू विमान इस युद्ध में निशाना बन चुके हैं। राष्ट्रपति ट्रंप तो अब भी इस युद्ध के इर्द गिर्द एक डिल्यूजन पैदा कर रहे हैं, जिसका मतलब होता है सच्चाई और तथ्यों के इर्द गिर्द एक भ्रम की स्थिति, एक भ्रम की ऐसी दीवार खड़ी करना कि लोग ब्लैक को व्हाइट और व्हाइट को ब्लैक मान लें। कल भी जब ईरान ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को निशाना बनाने का वीडियो जारी किया, तब उसके 1 घंटे बाद राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में यह कह रहे थे कि अमेरिका ने ईरान की उस हथियार प्रणाली को ही खत्म कर दिया है जिसके तहत वो उसके लड़ाकू विमानों को निशाना बना सकता था। लेकिन सच क्या है वो ईरान के इस वीडियो में साफ दिख रहा है। ईरान ने इजराइल, सऊदी अरब, यूएई और कतर में तेल और गैस के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए हैं, और इन हमलों ने हालात और ज्यादा बिगाड़ दिए हैं। ईरान ने देर रात कुवैत में जबरदस्त हमला किया और कुवैत की मेना अल अहमदी रिफाइनरी को ड्रोन हमले में निशाना बनाया। इसकी पुष्टि कुवैत की सरकारी तेल कंपनी कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भी की है। इस हमले के बाद रिफाइनरी के कई हिस्सों में भीषण आग लग गई, और सुरक्षा कारणों से इस रिफाइनरी की कुछ यूनिट्स को तुरंत बंद कर दिया गया है। देखिए, ईरान ने कतर में दुनिया के सबसे बड़े LNG प्लांट पर भी हमले जारी रखे हैं, जहां से निकलने वाली नेचुरल गैस यूरोप से लेकर एशिया तक सप्लाई होती है। हाल ही में भारत के शिवालिक और नंदा देवी जहाज भी यहीं से गैस लेकर आए थे। लेकिन अब तो मुसीबत यही है, कहा जा रहा है कि ईरान के हमलों में इस LNG प्लांट की 17% क्षमता को नुकसान पहुंचा है।
जिसे सही होने में लगभग 3 से 5 साल का वक्त लग जाएगा। इसका अर्थ समझिए। इसका अर्थ यह है कि पूरी दुनिया के सामने यह संकट कुछ दिनों, कुछ महीनों का नहीं, सालों तक खिंच सकता है। ईरान कतर के इस एलएनजी प्लांट को इसलिए भी निशाना बना रहा है क्योंकि इसी गैस भंडार के साउथ पार्स में, हमने बीते दिन आपको दिखाया था, साउथ पार्स गैस फील्ड में इजराइल की तरफ से हवाई हमले हुए और उस हिस्से पर ईरान का नियंत्रण था। ईरान इस वक्त अंधाधुंध हमले कर रहा है। वो तेल, गैस, इन सब के ढांचों को निशाना बनाने के साथ साथ रिहायशी इलाकों पर भी मिसाइलें और ड्रोन्स बरसा रहा है। आज यूएई के सबसे बड़े शहर दुबई में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब ईद का मौका था। सोचिए कितना पावन दिन। ईद के मौके पर फजर की अजान के साथ मिसाइल अलर्ट के सायरन्स और धमाकों की आवाजें गूंजने लगी। सोचिए, मिडिल ईस्ट के ये सारे देश खुद को मुस्लिम उम्मा का ठेकेदार बताते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तो यह है कि आज ईद के मौके पर भी ईरान ने यूएई, सऊदी अरब, कतर जैसे देशों में ईद मना रहे आम लोगों पर मिसाइलें दागी और अजान की आवाज की जगह वहां सायरन का शोर सुनाई दिया। खाड़ी देशों के साथ ईरान ने इजराइल की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी हाइफा पर मिसाइलों से हमला किया। यह हमला हाइफा की तेल रिफाइनरी को निशाना बनाकर किया गया है। अब हाल यही हो रहा है। देखिए, जब जब इजराइल ईरान पर गंभीर चोट कर रहा है, बौखलाया हुआ ईरान न सिर्फ मिडिल ईस्ट के खाड़ी के देशों पर, तेल के ठिकानों पर हमले कर रहा है, बल्कि अब उसने इजराइल में भी हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया। इजराइल का दावा है कि उसके आयरन डोम और एरो डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया, लेकिन CNN और द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इस हमले में कुछ मिसाइलों का मलबा रिफाइनरी परिसर के अंदर जा गिरा और इसके बाद वहां भीषण आग लग गई है। देखिए, जलते हुए ईरान ने पूरे अरब क्षेत्र को खाक करने की जैसे कसम खा ली है। बदला अब उसका मकसद बन गया है। एक के बाद एक बमबारी, चाहे वो मिसाइल्स हो, ड्रोन्स हो, ऑयल रिफाइनरीज पर, गैस फील्ड्स पर करना उसने अपना मकसद बना लिया है। उसने ये तय कर लिया है कि जिस आग में उसे झोंका गया है उसकी ताप वो इन तमाम देशों तक पहुंचाएगा, उन्हें भुगतने पर मजबूर करेगा और पूरे विश्व को एक संदेश देगा कि अगर अमेरिका और इजराइल मुझ पर हमला कर रहे हैं तो हम उन तमाम देशों पर हमला करेंगे जो अमेरिका के साथ खड़े हैं। IRGC के प्रवक्ता ने कहा है कि अब ईरान दुश्मन देशों के तेल, गैस ढांचों को जलाकर खाक कर देगा। तो ईरान कहकर मार रहा है। IRGC ने अमेरिका और इजराइल को डरपोक, बर्बर, बच्चों का हत्यारा बताते हुए यह भी कहा है कि अब उनके कमांडर और सैनिकों की गर्दन इस्लाम के योद्धाओं के जूतों के नीचे होगी। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा है कि उसके पास मिसाइलों के भंडार की कोई कमी नहीं है। उसने उन खबरों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिनमें दावा किया गया था कि ईरान का मिसाइल स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। इसे अंग्रेजी में एग्जिट स्ट्रैटेजी भी कहते हैं, जहां एक देश अपना नुकसान कम करने के लिए अपने सहयोगी देश से हाथ छुड़ा लेता है। और अमेरिका भी शायद यही कर रहा है, क्योंकि अब वो अपने में और इजराइल में अलग अलग उद्देश्य देख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बात की भी चर्चा हो रही है और बहुत लंबे समय से कि क्या अमेरिका इस युद्ध में शामिल होकर इजराइल के जाल में फंस गया है। और वेस्टर्न मीडिया में तो शुरू से ही कई ऐसे लेख लिखे गए जिसमें सीधे सीधे इशारा किया गया कि यह नेतन्याहू की जंग है जिसमें ट्रंप ने अमेरिका की सेना को झोंक दिया है। और अब चर्चा यह हो रही है कि क्या इजराइल ने वाकई अमेरिका को धोखा दे दिया है। यह चर्चा इतनी खुलकर हो रही है कि इस पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सफाई देनी पड़ी है। उन्होंने ये कहा है कि इजराइल ने ईरान की साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो हमला किया उसके बारे में अमेरिका को कोई जानकारी नहीं थी और यही बात एक दिन पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने भी की थी। इसे एक स्ट्रैटेजी के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की इस बात पर बहुत सारे लोगों ने भरोसा नहीं किया था और यह कहा था कि वो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहे हैं। गल्फ न्यूज का तो यह भी दावा है कि कतर, कुवैत, यूएई, सऊदी अरब, ओमान जैसे देश भी इस बात पर यकीन ही नहीं कर रहे और उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजराइल इस बार भी मिले हुए हैं।
और पार्स गैस फील्ड पर हमला करना अमेरिका का भी फैसला था, मिलकर फैसला लिया था, लेकिन नुकसान देखते हुए अमेरिका अपने आप को स्ट्रैटेजी के तहत इस हमले से अलग कर रहा है। और इसी वजह से इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को खुद सामने आकर यह कहना पड़ा कि अमेरिका को इस हमले के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि समझिए, अगर यह बात स्पष्ट रूप से नहीं बताई जाएगी तो खाड़ी के ये तमाम देश जो अब तक अमेरिका का साथ दे रहे हैं, वो इसी बात पर उखड़कर एक बार में झटका भी दे सकते हैं। क्या ऐसा संभव है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने यह बयान अमेरिका के दबाव में दिया हो? अगर यह बात साबित हो जाती है कि अमेरिका को इजराइल के हमले के बारे में पहले से जानकारी थी, तो इससे खाड़ी के सहयोगी देश अमेरिका के दुश्मन बन जाएंगे। उन्हें यही लगेगा कि अमेरिका उनके साथ नहीं बल्कि इजराइल के साथ है, क्योंकि एक ऐसे गैस फील्ड पर यह हमला हुआ है जिसमें सिर्फ ईरान की हिस्सेदारी नहीं थी बल्कि कतर की भी हिस्सेदारी थी, और यहां से पूरी दुनिया का एक तरफ से आप समझ लीजिए गैस की जो जरूरतें हैं वो पूरी हो रही थी। और ये खाड़ी देश सोचेंगे कि उनके साथ सिर्फ धोखा हुआ है। ओमान तो ये बात कहने भी लगा है। ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र अल बुसैदी ने कहा है कि ये युद्ध अमेरिका की सबसे बड़ी भूल है। वो ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपनी विदेश नीति से नियंत्रण खो दिया है, जिसका साफ इशारा है ये है कि ओमान को लगता है कि अमेरिका की विदेश नीति इजराइल चला रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ विश्लेषण के तौर पर छनकर आ रही हैं। ये बात इस युद्ध में शामिल सभी देश अब महसूस कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इस पर भी सफाई देनी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध में अमेरिका अपनी मर्जी से शामिल हुआ, ना कि इजराइल के कहने पर, क्योंकि यह भी बड़ी चर्चा थी। वो ये भी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे नेता नहीं है जिन्हें कोई युद्ध में शामिल जबरदस्ती करवा ले। अब तक दुनिया यही सोच रही थी कि अमेरिका और इजराइल साथ मिलकर इस युद्ध में ईरान के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमेरिका का युद्ध अलग है, इजराइल का युद्ध अलग है, और क्योंकि दोनों देशों का युद्ध ईरान से चल रहा है, इसलिए कुछ हमलों में उन्होंने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया है। बात यहां तक आ चुकी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिका और इजराइल का युद्ध एक है। यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि कल को अगर अमेरिका इस युद्ध को खत्म करता है तो इसकी पूरी संभावना है कि इजराइल इस युद्ध को जारी रखे, क्योंकि इजराइल मानता है कि उसका युद्ध अमेरिका के युद्ध से अलग है। ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की टीम में अब एक नया युद्ध लड़ा जा रहा है। यह युद्ध है वैचारिक टकरावों का, जिसमें एक तरफ वो लोग हैं जो युद्ध का समर्थन कर रहे हैं और भारी तादाद में, और राष्ट्रपति ट्रंप के वो साथ भी खड़े हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो युद्ध का आज खुलकर विरोध कर रहे हैं। इनमें भी जो नेता विरोध कर रहे हैं वो मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाती हूं। तो बड़ी स्क्रीन पर हम आपको यही दिखाने वाले हैं आज कि कौन से वो बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम हैं जो इस वक्त अमेरिका में भी अलग राय रख रहे हैं। पहला नाम है जो केंट का, जिन्होंने अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया है। अगर आप देखें तो इनका आरोप यह है कि ट्रंप इस युद्ध को इजराइल के लिए लड़ रहे हैं। जो केंट, वही शख्स जिनका नाम सबसे पहले गूंजा। दरअसल अगर आप देखिए तो ये क्या काम करते हैं, ये अमेरिका में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर है, और उसी पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और आतंकी देश होने के ही आरोप पर अमेरिका ईरान पर हमले कर रहा है। काउंटर टेररिज्म के जो डायरेक्टर है वो कह रहे हैं कि ये इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहा है अमेरिका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरा नाम है अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड का। अब ये क्या कह रही हैं? ये कहा है इन्होंने कि इस युद्ध में अमेरिका के मकसद इजराइल से अलग है। साफ कह रही हैं वो कि इजराइल अलग तरीके से युद्ध लड़ रहा है। तुलसी गबार्ड वही नेता है जिन्होंने साल 2019 में नो वॉर विद ईरान की टी शर्ट लोगों को दी थी। 6 जनवरी 2020 को उन्होंने लिखा था कि इराक और सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाया जाना चाहिए। उनका मेन एजेंडा ही यही था कि हमारे सैनिक दूसरे देशों के युद्ध क्यों लड़े। यही नहीं, साल 2018 में एक प्रस्ताव आया था जिसका नाम था नो मोर प्रेसिडेंशियल वॉर्स एक्ट। इसमें यह प्रावधान शामिल था कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति किसी भी देश में युद्ध शुरू करने के लिए सेना का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें पहले अमेरिकी संसद से इसकी मंजूरी लेनी होगी। और उस वक्त तुलसी गबार्ड ने इस प्रस्ताव का समर्थन तक किया था। आज जब राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के खिलाफ ये युद्ध लड़ रहे हैं तो उन्हें इसके खिलाफ माना जा रहा है। और ये जो बीच में आप टी शर्ट देख रहे हैं, ये वही टी शर्ट है
जिसमें नो वॉर विथ ईरान साफ साफ लिखा हुआ है। इंटेलिजेंस चीफ है ये अमेरिका की। तीसरा नाम जो इस युद्ध के खिलाफ है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस। अगर आप ध्यान से देंगे तो जेडी वांस इस युद्ध में कहीं नजर नहीं आए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वो इस युद्ध के पक्ष में नहीं है। जेडी वांस ने तो यह भी कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को लंबे और समय तक फंसा देने वाले ऐसे युद्ध में नहीं झोंकेंगे जैसा पहले के कई युद्धों में हुआ है। और अगर आपको याद हो तो चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे जेडी वांस हो, चाहे तुलसी गबार्ड हो, चाहे पूरी इनकी पार्टी की आइडियोलॉजी हो, विचारधारा हो, चुनावों के दौरान इन्होंने हर मोर्चे पर यही दावा किया था कि अमेरिका के इससे पहले के राष्ट्रपतियों ने अमेरिकी सैनिकों को दूसरों के युद्ध में झोंक दिया। पैसा का, जान माल का अमेरिका को नुकसान हुआ, जबकि वो युद्ध अमेरिका के थे ही नहीं। और ऐसे में जब ट्रंप सरकार ये युद्ध आज छेड़ चुकी है और आज 21वां दिन इस युद्ध का हो गया है, तो ये तमाम आवाजें इस युद्ध के लंबे खिंचने के खिलाफ सामने आ रही है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान युद्ध से बाहर निकला तो ये उसकी हार होगी, तो ऐसे लोगों को अमेरिका का पूरा इतिहास नहीं पता है। अफगानिस्तान 20 साल तक अमेरिका ने युद्ध लड़ा और जब वो इस युद्ध में तालिबान को खत्म नहीं कर पाया तो उसने इसका सारा कसूर अफगानिस्तान की सरकार, सेना पर डाल दिया। ये कहा कि अमेरिका ने तो अफगानिस्तान की सेना को तालिबान से लड़ने के लिए ट्रेनिंग, हथियार दोनों दिए, लेकिन अफगानिस्तान ही इस युद्ध में जीत नहीं पाया और अमेरिका की सेना 2021 में वापस अपने देश लौट गई। इसी तरह वियतनाम वॉर 20 साल तक चला था और इस युद्ध में भी जब अमेरिका हारने वाला था तो उसने इसका सारा दोष दक्षिण वियतनाम की सेना पर डाल दिया। यह कहा कि सेना के अफसर परिवारवाद, भ्रष्टाचार से घिरे हैं, इसलिए अमेरिका क्या ही कर सकता था। और फिर इस युद्ध में भी अगर ईरान टिका रहता है तो बहुत हद तक मुमकिन है कि अमेरिका इजराइल पर अपनी जिम्मेदारी डालकर वापस लौट जाएगा। ईरान और इजराइल की जंग के बीच ईरान की सत्ता अली खamenei के बेटे मुज्तबा खamenei के पास आ चुकी है, लेकिन अब तक उनका नया वीडियो, अब तक जो हमने देखा था उनकी पुरानी ही तस्वीरें आ रही थी, अब एक नया वीडियो सामने आया है। हालांकि ये वीडियो कब का है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। क्या ये वीडियो मुज्तबा खamenei के सुप्रीम लीडर बनने के बाद का है या उससे पहले का है, ये भी साफ नहीं है। इस बीच उनकी धार्मिक योग्यता को लेकर भी कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि वो सुप्रीम लीडर के पद के लिए उनके पास काबिलियत है या नहीं। इस सवाल का जवाब देने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक चला गया है और मुज्तबा खamenei के रिलीजियस टीचिंग का एक पुराना वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो मुज्तबा खamenei के दरसे खारिज से जुड़ा है। इस्लाम में दरसे खारिज मजहबी तालीम का सबसे ऊंचा दर्जा है। इसे पूरा करने के बाद ही कोई आयतुल्लाह बनता है या मुज्तहिद जैसा पद या उपाधि हासिल करता है। मुज्तबा खamenei के इस पुराने वीडियो को जारी करने का मकसद भी साफ है। इससे वो साबित करना चाहते हैं कि मुज्तबा खamenei न सिर्फ राजनेता हैं बल्कि इस्लाम के बड़े विद्वान हैं, मुज्तहिद यानी दीन के सुधारक और आयतुल्लाह भी हैं, क्योंकि मुज्तबा खamenei के पास दरसे खारिज पढ़ाने की योग्यता है, जो कि ईरान में सर्वोच्च नेता बनने के लिए एक अनिवार्य धार्मिक शर्त है। इस वीडियो में मुज्तबा खamenei इस्लामिक कानून यानी शरीयत से जुड़े जटिल सवालों को सुलझा रहे हैं, शांत भाव से सभी सवालों के जवाब दे रहे हैं। इस वीडियो से यह साबित किया जा रहा है कि वो सिर्फ पर्दे के पीछे के खिलाड़ी नहीं बल्कि इस्लाम के विद्वान भी हैं। अब यह छवि उनकी धार्मिक पकड़ को मजबूत करने के लिए और मुस्लिम उम्मा के बीच उनकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए गढ़ी जा रही है, ताकि उन्हें पूरे इस्लामिक जमात का समर्थन मिल सके। इसीलिए अब मुज्तबा खamenei अपनी सत्ता को सिर्फ राजनीतिक ताकत से नहीं बल्कि धार्मिक प्रमाणों से भी सुरक्षित करना चाहते हैं। आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, लेकिन इस युद्ध को देखकर ऐसा लगता है कि आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है। यही समझ में आ रहा है कि पूरी दुनिया वर्ल्ड एंजाइटी डे में जी रही है। हैप्पीनेस तो छोड़िए, इस युद्ध में ह्यूमैनिटी को भी मार दिया गया है और दुनिया को यह समझ आ रहा है कि युद्ध मसलों का हल नहीं बल्कि युद्ध खुद एक मसला है। इस युद्ध में अब तक ईरान के 1444 खाड़ी देशों के 21, इजराइल के 18, अमेरिका के कुल 13 सैनिकों की मौत हो चुकी है और ये डेथ टोल अभी रुका नहीं है। आज जब ये युद्ध दुनिया के हर घर तक पहुंच चुका है, रसोई गैस से लेकर कच्चे तेल की किल्लत, तब इस संकट में आप खुद सोचिए कि हैप्पीनेस यानी खुशी का क्या ही महत्व है। कुछ दिन पहले ईरान की महिला फुटबॉल टीम ने ऑस्ट्रेलिया में ईरान के राष्ट्रगान का बहिष्कार किया था, जिसे लेकर दुनिया भर में जबरदस्त चर्चाएं हुई।
इसके बाद फुटबॉल टीम की कई खिलाड़ियों ने ईरान में अपनी जान को खतरा बताया और ऑस्ट्रेलिया में असाइलम तक मांग लिया। लेकिन अब माहौल बदल चुका है। ईरान की राजधानी तेहरान का दिल कहा जाने वाला वालिए अस्र स्क्वायर गुरुवार की शाम हजारों लोगों की भीड़ से गुलजार हो गया। ये मौका था ऑस्ट्रेलिया से लौटी महिला फुटबॉल टीम के स्वागत का। इनके स्वागत में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे जिन पर फारसी में लिखा था, मेरा वतन मेरी पसंद। युद्ध की मार झेल रहे ईरान के लिए ये सिर्फ एक टीम की वापसी नहीं है, बल्कि दुनिया भर में अपनी साख बचाने की एक कोशिश है। इस विवाद की शुरुआत एशियन कप में फुटबॉल मैच के दौरान हुई, जिस वक्त ईरान युद्ध में था। उस वक्त टीम ने मैच की शुरुआत में राष्ट्रगान नहीं गाया। दुनिया ने इसे ईरान के सरकार के विरोध के तौर पर दिखाया। दूसरी तरफ ईरान के सरकारी टीवी ने इन खिलाड़ियों को वॉर टाइम ट्रेटर्स तक कह दिया, यानी युद्ध के समय के गद्दार। इसके बाद टीम के 6 खिलाड़ियों और एक सपोर्ट स्टाफ ने ऑस्ट्रेलिया में असाइलम यानी राजनीतिक शरण की मांग कर डाली। उनको अपनी जान का डर सताने लगा। लेकिन पासा तब पलटा जब ईरान ने ऑस्ट्रेलिया पर खिलाड़ियों को बहकाने का आरोप लगाया। दूसरी ओर कुछ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने दावा किया कि ईरान ने इन खिलाड़ियों के परिवारों को बंधक बनाकर उन पर दबाव डाला है। आखिरकार कप्तान जहरा घनबरी समेत 5 खिलाड़ियों ने असाइलम का अपना आवेदन वापस लिया और तुर्की के रास्ते सड़क मार्ग से होते हुए ईरान लौट आई। फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष मेहंदी ताज ने इन खिलाड़ियों को क्रांति और वतन का वफादार अब घोषित कर दिया। इस जश्न और स्वागत के बीच एक सच ये भी है कि अभी ईरान की फुटबॉल टीम की 2 खिलाड़ी अब भी ऑस्ट्रेलिया में है और उन्होंने ईरान लौटने से साफ इनकार कर दिया है और वो अब किसी फुटबॉल क्लब के साथ अपना नया करियर शुरू कर सकती हैं। तेहरान की सड़कों पर फूलों की बारिश, राष्ट्रगान की गूंज के बीच ये सवाल अब भी बरकरार है कि क्या ये खिलाड़ी अपनी मर्जी से लौटी हैं या मजबूरी में।